Hello everyone. My name is Trisha Wadhwani and I am currently in my second year of BBA LLB. मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था, तो मैं जितना मैं जानती हूँ मैं उतना आपको इस एक्ट के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जैसा मुझे मेरे टीचर्स ने बताया है कि आपको ना पहले एक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको जो एक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए है। जैसे कि एक्ट का ईयर है, हम स्टार्ट करेंगे अभी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसका जो ईयर है वो 1872 है और ये है जो 9th ऑफ 1872 है। ये मतलब ये 9 है जो ये एक्ट नंबर है। और ये एक्ट के मतलब जब भी आप एक्ट पढ़ो आपके पास एक मतलब बुक की है जो कॉपी होनी चाहिए हैंड में। आप ऑनलाइन है जो इतना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि आपका जो हथियार है वो आपके हाथ में हमेशा होने चाहिए हैं। और जी ये सब आपको सारे सेक्शंस हैं जो ज़रूरी नहीं है सारे याद हो, पर जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो सब याद होने चाहिए हैं। ये सब सेक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए हैं। अब हम जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 9th ऑफ 1872 है। इस एक्ट का नेम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पे जो डेट मेंशन होती है वो होती है इस डेट को बोलते हैं एनेक्टमेंट डेट। और जो डेट है जो यहाँ हमारा जो सेक्शन फर्स्ट में जो एक्सटेंट और कमेंसमेंट डेट रहती है, तो इस एक्ट की जो कमेंसमेंट डेट है वो है 1 सितंबर 1872। इस एक्ट का नेम क्या है वो आपको दिया जाएगा शॉर्ट टाइटल में, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका एक्सटेंट है वो पूरे इंडिया में है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसमें इस सेक्शन में सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं जो जो पूरे एक्ट में रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले डेफिनेशन है प्रपोजल की। प्रपोजल की डेफिनेशन है व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइजेस टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or to abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that other to such act or abstinence he is said to make a proposal। इस क्लॉज का मीनिंग ये है, सपोज ए ने बी को बोला कि तुम मुझे अपना घर सेल कर दो। तो यहाँ पे जो ए है वो एक प्रपोज़र है और वो बी को प्रपोज़ल दे रहा है। ठीक है, यहाँ ए अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है और वो बी को कम्युनिकेट कर रहा है। ये दो चीज़ें हैं जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक प्रपोज़ल के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि प्रपोज़ल है जो वो एक जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। जनरल प्रपोजल का एक बहुत लैंडमार्क केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें ये हुआ था कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है जो उन्होंने एक मेडिसिन बनाई थी कफ वगैरह से रिलेटेड कि अगर आप इस मेडिसिन को एज पर इंस्ट्रक्शन लोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, और अगर हुई भी है तो वो ठीक हो जाएगी विद इन कुछ पीरियड ऑफ टाइम पे। तो जो प्लेंटिव थे उन्होंने एज़ पर इंस्ट्रक्शन है जो उस मेडिसिन को लिया था, लेकिन उसके बाद भी वो उस मेडिसिन से है जो ठीक नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने इस कंपनी को स्यू किया था, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो भी जनरल प्रपोज़ल है उसको कोई भी है जो एक्सेप्ट कर सकता है। और जो इस कंपनी ने जो भी अमाउंट सेट किया था अपने कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने में, तो उन्होंने उस कोर्ट ने उनको बोला कि आपको है जो वो अमाउंट है जो पे करना पड़ेगा प्लेंटिफ को। फिर प्रपोज़ल में ये रहता है कि जो पर्सन को आप प्रपोज़ल दे रहे हो, जिस पर्सन के आप ऑफ़र दे रहे हो, वही पर्सन है जो इसको एक्सेप्ट करेगा, उसकी जगह और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। प्रपोज़ल के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे प्रपोज़ल है वो जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक प्रपोज़ल, तो जो पर्सन है जिसको आप ऑफ़र दे रहे हो वही पर्सन है आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा। इसमें भी एक लैंडमार्क केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त।
लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में के फैक्ट्स ऐसे हैं कि लालमन शुक्ला है जो गौरी दत्त का सर्वेंट था और गौरी दत्त का एक माइनर चाइल्ड था जो गुम हो गया था। तो गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को हरिद्वार भेजा था अपने बेटे को ढूंढने के लिए। जब वो गया था तब उसके पीठ पीछे गौरी दत्त ने एक ऑफ़र दिया था कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढेगा मैं उसको 501 रुपीज़ एज अ रिवॉर्ड दूंगा। और ये बात लालमन शुक्ला को बाद में पता चली जब वो उसके बेटे को ढूंढ के आया था। तो कोर्ट ने ये है कि जो प्रपोज़ल है वो तभी एक्सेप्ट माना जाएगा जब आप है जो वहाँ पे प्रेजेंट रहोगे। और जो लालमन शुक्ला था वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था जब वो टास्क है जो तब उस टाइम पे वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा था और उसको इस ऑफ़र के बारे में नहीं पता था। तो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि यहाँ पे कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है प्रपोज़ल का, वो है मियर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अ प्रपोज़ल। आप किसी को जस्ट कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो वो एक प्रपोज़ल नहीं माना जाता है। सिक्स्थ है जो प्रपोज़ल है वो कोई एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। फिर सेवेंथ है प्रपोज़ल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड। आप है जो काउंटर ऑफ़र नहीं कर सकते हो। काउंटर ऑफ़र के बाद है जो वो एक नया प्रपोज़ल होगा, फिर वो न्यू साइकिल क्रिएट होएगी। ठीक है। अब जो सेकंड डेफिनेशन है वो है एक्सेप्टेंस की भी और प्रॉमिस की भी। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन ये है कि व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। कोई भी इंसान जब किसी प्रपोज़ल को, किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपनी असेंट दे देता है तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाती है। फिर है अ प्रपोज़ल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब कोई प्रपोज़ल है अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो ये एक प्रॉमिस बन जाता है। अब यूजुअली है जो एमसीक्यूज़ में जुडिशरी वगैरह के एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रॉमिस है वो कहाँ पे डिफाइंड है, तो लोग हैं जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि सेक्शन 2 के क्लॉज बी में है जो प्रॉमिस है वो डिफाइंड है। ठीक है। एक्सेप्टेंस के भी आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस है वो सिर्फ उसी पर्सन के द्वारा दी जाएगी जिसको प्रपोज़ल दिया गया है। और एक्सेप्टेंस है जो उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। साइलेंस है जो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा एक्सेप्ट फ्रॉड के केस में। और जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए है। ये है जो सेक्शन 7 में दिया है जो हम आगे पढ़ेंगे। और मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस भी सेक्शन 7 में डिफाइंड है। उसके बाद आता है कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होता है। तो जो इंसान ऑफ़र बना रहा है तो वो होता है प्रॉमिसर, और जो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है उसको बोलते हैं प्रॉमिसी। सेक्शन 2D में है जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है वो बताई गई है। ठीक है। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी प्रॉमिसर के डिज़ायर पे कोई भी काम करता है या उस काम को करने के लिए मना करता है या प्रॉमिस करता है कि मैं ये काम कर दूंगा या फिर प्रॉमिस करता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो जो भी वो काम कर रहा है और नहीं कर रहा है उस चीज़ को बोलते हैं कंसिडरेशन। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस वो होते हैं जो प्रॉमिसेस मिलके जो कंसिडरेशन बनाते हैं या कंसिडरेशन का एक पार्ट बनते हैं उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। और जो एग्रीमेंट है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता है उसको वॉइड बोलते हैं। एग्रीमेंट है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो एक या एक से ज़्यादा पार्टी के उसमें फेवर में है और एक या एक से ज़्यादा पार्टी के ऑप्शन में फेवरेबल नहीं है यानी एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टार्टिंग से है जो वॉइड है, इनवैलिड है, वो जो एनफोर्सिएबल नहीं है तो उसको बोलते हैं
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सारी डेफिनेशंस को याद करने के लिए एक इजी सा चार्ट है। पहले प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस जो है वो मिलके बनता है प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिलके बनता है एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट है जो वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट, और जो एग्रीमेंट है जो नॉन एनफोर्सिएबल होता है वो होता है वॉइड। जो प्रपोजल है वो 2A में है, एक्सेप्टेंस है जो 2B में डिफाइंड है, प्रॉमिस भी 2B में डिफाइंड है, और प्रॉमिसर और प्रॉमिसी है जो वो 2C में डिफाइंड है। उसके बाद आता है कंसिडरेशन जो 2D में डिफाइंड है, उसके बाद आता है एग्रीमेंट, और फिर कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट जो कि है 2H में, और जो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता है वो होता है वॉइड, और ये बताया गया है 2G में।